हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज में सर्वग्रहण का दूसरा भाग। संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार समाया अंधेरी में। अंधेरी को इस प्रकाशमान संसार में बुलाकर बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अब इस संसार से प्रकाश का एक एक कतरा सोख जाएगी अंधेरी। तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत सूर्य की पोषक प्रकाश किरणें हैं। अब सूर्य का यह प्रकाश तुम तक नहीं पहुंचेगा, सब सोख जाएगी अंधेरी। अंधेरी यह पूरे आसमान पर छा रही है। इसके ढकने से सूर्य भी नज़र नहीं आ रहा। मेरा तो इस दुनिया से मन ही भर गया है। कोई आकर जला जाता है, कोई आकर अंधेरा कर जाता है। ये तो घुप अंधकार उत्पन्न कर रही है। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देगा। शुक्र है हमारे पास हमारी पर्सनल मशाल है। प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी नहीं छोड़ेगी अंधेरी। शक। अंगार, संभालो खुद को। मंथन रुकना नहीं चाहिए। ताप ही मेरी शक्ति का मुख्य स्रोत है। बिना ताप के मैं अशक्त हूँ। अशक्त होने के बाद भी मंथन मत छोड़ना। तुम सिर्फ महात्मा कालदूत को पकड़े रहो, बल हम लोग लगा लेंगे। नगीना ठीक कह रही है। अगर मंथन कर रहे धावकों में से कोई एक भी इससे अलग हुआ तो मंथन खंडित हो जाएगा। परंतु जिस तेजी से यह अंधकार को बढ़ा रही है, कुछ ही देर में हाथ को हाथ भी सुझाई देना बंद हो जाएगा। मंथन अपने आप ही खंडित हो जाएगा। कोई ना कोई उपाय निकालना होगा इस अंधेरी को रोकने का। पूरी पृथ्वी पर अंधकार फैला देगी अंधेरी। सूर्य की प्रकाश किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना असंभव हो रहा था। सूर्य का प्रकाश नहीं, अर्थात अंधकार का वर्चस्व। अंधकार का वर्चस्व अर्थात तामसिक शक्तियों का उत्पात, जिसे रोकना बिना प्रकाश के अंधकार दूर करने की चेष्टा करने के समान ही निष्फल है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। प्रलय से पूर्व भाग 3। युगम धरित्री अस्य। प्रलय से पूर्व अर्थात इस सर्वनायक महागाथा का वो अध्याय जो पाषाण राक्षसों के धरती पर आगमन से ठीक पूर्व घटित हुई थी। कमाल कर दिया गुरुदेव। मेरे हाथ मचल रहे हैं इस मूर्ति को अपने हाथों में लेने के लिए। बस कुछ ही देर की बात और है। पाप और पुण्य शक्तियाँ यूं ही एक दूसरे से टकराती रहीं तो ये पात्र अति शीघ्र भर जाएंगे। अरे तृफना तो मिल रही है ना गुरुदेव, कटोरे भरना क्या ज़रूरी है? बेवकूफ़ों वाली बात मत करना नागपाशा। पाप और पुण्य ऊर्जा ही तीनों समय कालों पर आधिपत्य दिलाएगी। जिस आयाम द्वार के पार तृफना नजर आ रही है वो बहुत छोटा है। तृफना तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि ये लड़ाई लंबी चले। उसकी फिक्र मत करो गुरुदेव, गधों का झुंड जुटाया है मैंने। भतीजे और उसके नीले पीले दोस्तों को मारने के लिए ऐसे व्याकुल हैं ये लोग कि अभी घंटों लड़ेंगे। शाबाश लौंडो, ऐसे ही लगे रहो, छोड़ना मत तुम। शक तो मुझे शुरू से ही हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। मर गए गुरुदेव, गैंडे ने देख लिया। मरी तो तू नहीं जाता चेले। भाग। कम से कम हम खलनायकों में आपस में तो ईमानदारी थी। तूने तो वो विश्वास भी मिट्टी में मिला दिया। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस पल का नागराज। आज तेरी जिंदगी सपेरे की बीन की धुनों की मोहताज है। कुछ ही देर में मेरे पैरों में गिरा लौट रहा होगा तू। हा हा हा। जगोता समूचा निकल लेगा तुझे छोकरे। उससे पहले फुकारू की फूंक से दम निकालेगा इसका। अब बहुत हो गया खेल तमाशा, अब खत्म करते हैं यह नाटक। क्या ख्याल है ध्रुव? ये क्या हो रहा है? इस लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ठीक कहा नागराज, जो जानना था वो जान लिया। फड़ाक धड़ाक। असंभव। मेरी स्वरलहरियों का नागराज पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना ये नागराज है और ना मैं ध्रुव हूँ। नागराज ध्रुव बना हुआ था? कौन कहता है कि नागराज जब ध्रुव के साथ होता है तो दिमाग नहीं लगाता? ऐसे आइडिया निकाल निकाल के धोया है हमें कि लगा जैसे ध्रुव ही पीट रहा हो। ध्रुव ने जब मुझे विसर्पी के अपहरण के बारे में बताया तभी हम दोनों समझ गए थे कि तुम लोग ये सारा सेटअप हमें फंसाने के लिए कर रहे हो। यह ध्रुव का ही आइडिया था कि मैं उसके रूप में और वो मेरे रूप में यहाँ आएंगे, क्योंकि तुम लोग हमारा मुकाबला हमारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही करोगे और हमें वस्तु स्थिति समझने का बेहतर मौका मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस नागराज के, मेरा मतलब ध्रुव के हाथों से नाग निकलते देखे थे। मैंने कुछ सूक्ष्म सर्प ध्रुव के शरीर में स्थानांतरित कर दिए थे। यकीनन ये सूक्ष्म सर्प अधिक समय तक ध्रुव के शरीर में जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन कुछ घंटों तक ध्रुव का शरीर इन आउटर बॉडीज़ को होल्ड कर सकता था। मैंने सोचा इसी बहाने नागराज बनने का अरमान पूरा हो जाएगा, थोड़े समय के लिए ही सही। पर तुमने नागराज के भेष में ठोडांगा को कैसे उठाकर फेंक दिया था? उन्हीं सूक्ष्म सर्पों की शक्ति से जो मेरे शरीर में थे। क्या आदेश है मिस्किलर? अभी हमारे पास ध्रुव की रानी ये नागिन है। इसके होते हुए नागराज और ध्रुव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नागपाशा, सम्राट ठोडांगा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? फड़ाक। तूने तो नागपाशा को कोई हसोड़ा भान समझ लिया, गेंडे जो सींग उठाए चला आया। फड़ाक।
यह नागराज और ध्रुव को मरवाने की आड़ में अपने किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इसके साथ ही खंडेर के पीछे पिछले हिस्से में संयंत्र लगाए काम कर रहे हैं। गुरुदेव, कैटुकी, ये लोग तो संयंत्र में किसी तरह की ऊर्जा संचित कर रहे हैं, जिससे ये कोई डायमेंशनल गेटवे खोल रहे हैं। त्रिफना मूर्ति, तुम जानते हो इस मूर्ति के विषय में नागराज? इस मूर्ति का धारक भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी बदल सकता है ध्रुव। अगर यह मूर्ति नागपाशा या यहाँ उपस्थित किसी भी सुपर विलेन के हाथ लग गई तो ये लोग प्रलय मचा देंगे। बुगाकू, आदेश कीजिए मदाम, मुझे वो मूर्ति चाहिए, हर कीमत पर। निश्चिंत रहें मदाम, आदेश की पूर्ति हो। अपनी जापानी नृत्यकला के जलवे आराम से सपनों की दुनिया में दिखाना, जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ। चेले ने सब गड़बड़ कर दी। अब ये सब के सब त्रिफना पाने के लिए लड़ मरेंगे। लड़े चाहे ये लोग किसी भी वजह से, पर हमारा उद्देश्य तो पूरा ही होगा गुरुदेव। देखिए, पाप पुण्य शक्ति ऊर्जा के टकराव से आयाम द्वार बड़ा हो रहा है, जिससे त्रिफना साफ नजर आ रही है। हमें स्वामी नागपाशा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस त्रिफना मूर्ति तक मैं स्वयं भी पहुंच सकता हूं। त्रिफना हमारे हाथ आते ही ये सभी महाखलनायक स्वामी नागपाशा के अधीन होंगे। याओ सुंबक! राक्षस राज चंडकाल को अपने अधीन कर सके, अब तक ऐसा कोई दानव, मानव, देव, असुर, गंधर्व पैदा नहीं हुआ। सब बोले यह त्रिफना मूर्ति सिर्फ और सिर्फ राक्षस राज चंडकाल के अधीन होनी चाहिए। बुम! तुझ में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि ये मूर्ति तुझे मिलनी चाहिए? यहाँ सभी शक्तिशाली हैं। जिसकी शक्ति सब पर भारी होगी वही इस मूर्ति का अधिकारी होगा। भारी भरकम होने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का होने से भी काम चल सकता है। चाल चल गया बौने, तेरे ये बुलबुले मेरी सोनिक बीम्स को झेल नहीं पाएंगे। तोप का गोला भी झेल लेंगे। मेरे जूतों में लगे स्प्रिंग मुझे उस मूर्ति तक पहुंचा देंगे। बौना वामन हमेशा एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है। कांगो की छलांग से ऊंचे नहीं जाएंगे तेरे ये धातु छल्ले, बेहुदा जगली। शाबाश कांगो, पहुंचो उस मूर्ति तक। फंकारू, जगोता, बाकी उन खलनायकों को रोको। तेरा ये दोसा छिपकली के सर वाले कि तू जादू के शहंशाह पर वार करे। मेरी बीन से निकलने वाली स्वर लहरियाँ अब सिर्फ नागराज के लिए ही घातक नहीं हैं। इनकी सुपरसोनिक वेव फ्रिक्वेंसी अपने शिकार के दिमाग को पके तरबूज की तरह खेल कर सकती हैं। बीन बजाने के लिए तुझे श्वास खींचनी होगी, और श्वास में तू सिर्फ फंकारू की जहरीली फंकारी खींचेगा। त्रिफना प्राप्त करने के लिए ये सारी मुसीबत मैंने उठाई। तुझे लगता है कि तू शेर की मान में आकर शेर के जबड़ों में उसका शिकार निकाल ले जाएगा गेंडे? है शेर। दिन में 3 बार शेरों से कुश्ती कर उन्हें अपने हाथों से फाड़कर उनका बोटी कबाब खाता है सम्राट ठोडांगा। तुझे वे वैसे ही फाड़ेगा ठोडांगा। ये तेरा जंगल नहीं है गेंडे, यहाँ तेरा साम्राज्य नहीं चलता। और नागपाशा जहाँ खड़ा हो जाए वो जगह उसका साम्राज्य बन जाती है। मौत मुझे मार नहीं सकते गेंडे, और जिसे कोई मार नहीं सकता उससे कैसे जीतेगा तू? ये लोग तो आपस में ही लड़ मरे। इन्हें ऐसे ही लड़ने देना हमारे लिए फ़ायदेमंद है नागराज। इनकी लड़ाई में हमारा क्या फ़ायदा ध्रुव? उन संयंत्रों की ओर देखो नागराज, जिनमें गुरुदेव और कैंटुकी ऊर्जा संचित कर रहे थे। इस ऊर्जा से ही गुरुदेव वो आयाम द्वार खोल रहा है जिससे त्रिफना तक पहुंचा जा सके। यह आयाम द्वार अभी काफ़ी अस्थिर है, और इसका आकार संयंत्र के दोनों चैम्बर्स में ऊर्जा के अनुपात के अनुसार घट बढ़ रहा है। ठीक कह रहे हो ध्रुव। दोनों चैम्बर्स में ऊर्जा का अनुपात ऊपर नीचे होते ही आयाम द्वार छोटा हो रहा है, क्योंकि इनमें से एक में पाप ऊर्जा और एक में पुण्य ऊर्जा भरी हुई है। नागपाशा और गुरुदेव का हमें यहाँ बुलाने का मकसद हमें इन सुपर विलेन से लड़वाना था। इस लड़ाई के दौरान वो किसी तरह से हम दोनों और इन सुपर विलेंस द्वारा क्षरित की जाने वाली पुण्य और पाप ऊर्जा को इन दोनों चैम्बर्स में एकत्रित कर रहा है। यही ऊर्जा संयंत्र को चला रही है, जिससे आयाम द्वार खुल रहा है। जैसे ही हमसे लड़ना छोड़कर सुपर विलेंस ने आपस में लड़ना शुरू किया, दोनों चैम्बर्स में ऊर्जा का भाव बुरी तरह संतुलित हो गया है, जिससे आयाम द्वार सिकुड़ने लगा। ये लोग आपस में यूँ ही लड़ते रहे तो पाप पुण्य ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी और ये आयाम द्वार बंद हो जाएगा। भगवान करे तुम जो कह रहे हो वैसा ही हो ध्रुव। फिलहाल इन्हें आपस में लड़ने देना ही हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हम विसर्पी को आज़ाद करा सकते हैं। तुम ठीक हो विसर्पी? मैं ठीक हूँ ध्रुव, लेकिन तुम दोनों अब ठीक नहीं रहोगे। बचो ध्रुव, ये विसर्पी नहीं है। सही समझे नागराज, मैं विसर्पी नहीं हूँ, लेकिन तुमसे दोबारा मिलने के लिए मैं विसर्पी से कहीं ज़्यादा बेताब हूँ। दोबारा मिलने के लिए? कौन है तू बहरूपिया नागिन? मैं वो हूँ जिसका जन्म ही तेरी मृत्यु के लिए हुआ है नागराज। मैं हूँ विषकन्या। विषकन्या? तो तू भी नागपाशा के साथ उसके इस खेल में शामिल थी, लेकिन मैंने तो तुम्हारी शक्तियाँ नष्ट करके तुम्हें एक साधारण नागिन बना दिया था, और मुझे उन शक्तियों को दोबारा हासिल करने में सैकड़ों साल लग जाते। पर शुक्र है कि दुनिया में सदकारी शक्तियों से अधिक बड़कारी शक्तियाँ हैं। ऐसी ही एक महापाप शक्ति ने मुझ पर कृपा की और मेरी खोई हुई शक्तियों के साथ साथ मुझे नई शक्तियाँ भी प्रदान की।
वैसे पहली बार जब हम टकराए थे तब से मेरी शक्तियाँ भी काफ़ी बहुगुणित हो गई हैं। खलनायकों के लिए ये ज़रूरी भी है। हमारी नई शक्तियों का टकराव दिलचस्प होगा। तुम्हारे और इस दुष्कन्या के टकराव से चैम्बर्स में ऊर्जा का अनुपात संतुलित हो रहा है नागराज। अगर ऐसा हुआ तो आयन द्वार बंद होने के बजाय खुल जाएगा और कोई ना कोई सुपर विलेन त्रिफला तक पहुंच जाएगा। अरे बेवकूफ़ों, मनमूढ़ बुद्धियों, अकल के अंधों, तुम्हारे सुअरों के झुंड जैसे आपस में ही लड़ने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। शक, चुप कर बटे। बहुत बर्दाश्त कर चुका चुंबक सम्राट चुंबा तुम लोगों के खेल तमाशे। तुम लोगों ने चुंबा को मस्करा समझने की गलती कर दी है। अब यहाँ पर इस त्रिफना का कोई सच्चा हकदार है तो वो सम्राट चुंबा है। अब चुंबा तुम्हें अपनी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाएगा। आज चुंबा तुम सबको यह एहसास दिलाएगा कि चुंबा की शक्तियों के आगे तुम सब कितने अदने, कितने पौने हो। कोई चुप कराओ इस चुंबिये को। इसे पीट पीट कर मैग्नेट स्टिकर बना दूंगा और मिस किलर को गिफ्ट कर दूंगा फ्रिज में लगाने के लिए। आजा गैंडे, मेरा मैग्नेट स्टिकर बनाएगा तू। ये कैसा माया जाल है। झुम शक भड़ाक। नहीं, अनर्थ हो गया, प्रलय आने वाली है अब। ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? चुंबा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने संयंत्र शक्ति को अनियंत्रित कर दिया है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी संयंत्र ऊर्जा का प्रभाव मिल रहा है। अरे हमारा काम तो बन रहा है, वो देखो गुरुदेव। समय द्वार मेरी जिंदगी जितना ही बड़ा हो रहा है और इस ब्रह्मांड का समय तेरे दिमाग जितना ही छोटा हो रहा है। क्या मतलब ये मूर्ख की शक्ति को मैं जिन संयंत्रों से इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा था उसे तेरे बुलाए हुए इस जानवर ने ध्वस्त कर डाला। अब यह चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण संयंत्र की ऊर्जा से होकर शक्तिशाली हो रहा है। जल्दी ये गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाएगा जिसे चुंबा भी नहीं संभाल पाएगा और यह गुरुत्वाकर्षण चुंबा के चीथड़े उड़ा देगा। ये क्या हो रहा है? मैं इस चुंबकीय दबाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। फड़ा! फिर क्या हुआ गुरुदेव? चुंबा के विखंडित होते से पहले ही अनियंत्रित समय और गुरुत्वाकर्षण शक्ति और बेकाबू हो गई। रोशनी का ऐसा चकाचौंध कर देने वाला झमाका हुआ जैसे कुछ पलों के लिए सूर्य ठीक हमारे सामने ही उतर आया हो। फिर घुप अंधकार और सन्नाटा छा गया। जब मेरी मूर्छा टूटी तो हम यहाँ इस कंदरा के भीतर थे। हम लोग इस खंडहर से यहाँ कैसे आ गए? नहीं नागपाशा, उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ यदि वही सत्य है तो प्रलय आएगी। अब क्या सोच रहे हो? बक भी दो। अब गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों विपरीत धाराएं होती हैं नागपाशा। यदि दोनों विपरीत धाराएं अनियंत्रित हो जाएं और एक दूसरे से टकराएं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, समय और गुरुत्वाकर्षण के सभी नियम टूट जाएंगे। इतनी बखैती समझ नहीं आती मुझे। सीधे सीधे साफ साफ सरल शब्दों में बताओ क्या कहना चाहते हो? मंगल की धरती पर पहुंच गए हैं क्या हम लोग? नहीं, धरती तो हमारी वाली है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये समय काल हमारा वाला नहीं है। हमारा नहीं है? फिर किसका है? ये क्या हो रहा है? तृतीय अध्याय समाप्त। मतलब बांकेलाल की एंट्री। अब बांकेलाल की कौन है आगे पता चलेगा। चतुर्थ अध्याय आरंभ। वर्टिको युगम धरित्रीयस्य। सर्वनायक प्रतियोगिता की वो स्पर्धा जिसकी प्रतीक्षा इसके साक्षी बनते प्रत्येक प्राणी ने बहुत शिद्दत से की है। पर क्या वाकई? क्या जिज्ञासा पर यह संशय हावी है कि ध्रुव और गोजो दोनों की शक्तियां और सामर्थ्य एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत है? परंतु इन दोनों विपरीत महानायकों में एक बहुत बड़ी समानता है जो दोनों को एक दूसरे से स्पर्धा हेतु पूर्णतः योग्य सिद्ध करती है। वो है इच्छा शक्ति। सुपर कमांडो ध्रुव और सप्त शक्ति धारक गोजो दोनों ही अदम्य इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। उनकी बौद्धिक कुशाग्रता ही उनकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति की घोतक है। मस्तिष्क तिलिस्म उनकी इसी बौद्धिक कुशाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का परीक्षण है। मस्तिष्क तिलिस्म परीक्षण इन महानायकों की तर्क क्षमता का भी। क्या ये इस तिलिस्म का असली प्रयोजन समझने में कामयाब होंगे या फिर मस्तिष्क तिलिस्म के जाल में फंसकर ही रह जाएंगे? ध्रुव आगे क्या होगा ये तो समय ही जाने। परंतु फिलहाल दोनों ही महानायक मस्तिष्क तिलिस्म के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो वही देख रहे हैं, वही जी रहे हैं जो मस्तिष्क तिलिस्म उनके लिए चाहता है। क्या हुआ राधा, तुम इतनी परेशान क्यों? ध्रुव कहीं नहीं दिख रहा श्याम। उसके जानवर दोस्तों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जुपिटर सर्कस के न्यू स्टार परफॉर्मर के साथ होगा वो। विदूषक, मुझे ध्रुव का उस मस्खरे के साथ समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है श्याम। तुम बेवजह ही चिंतित हो रही हो राधा। विदूषक भी जुपिटर सर्कस के किसी भी दूसरे कलाकार की तरह ही ध्रुव को बहुत प्यार करता है। नहीं श्याम, विदूषक के बारे में कोई तो बात है जो मेरे अंतर मन को हमेशा खटकती है और एक माँ के मन की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। फिलहाल चलो ध्रुव को ढूंढते हैं। परंतु वे जो देख रहे हैं वो कोई मिथ्या या कल्पना नहीं है, बल्कि वो सत्य है जिसकी स्मृति समय की धूल ने उसके मस्तिष्क पटल पर धूमिल कर दी है। शाबाश बेटा ध्रुव।
तुम पागल हो क्या? इतने छोटे बच्चे से कोई इतना खतरनाक एक्ट करवाता है? आप बेकार ही परेशान हो रही हैं राधा जी। देखिए आपका बेटा कितना टैलेंटेड है। इस उम्र में ही ऐसे करतब कर रहा है जो बड़े से बड़ा कलाकार नहीं कर सकता। इसे कहते हैं देखन में छोटा लागे, एक्ट करे विदूषक के। ये मजाक का विषय नहीं है विदूषक। जैकब, सर्कस के अन्य कलाकार भी नन्हे ध्रुव को अपनी अपनी विद्याओं की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बच्चे की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए। लेकिन तुम इस नन्हे बच्चे को ट्रेन करने के नाम पर सीधे मौत के मुंह में झोंक रहे हो। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है विदूषक। अब अगर तुम इस बच्चे के आसपास भी नजर आए तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। लेकिन विदूषक मेरा दोस्त है। तुम चुप रहो ध्रुव, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। शायद मस्तिष्क तिलिस्म भी ये जानता है कि कोई नायक महानायक तभी बनता है जब वो अपने मस्तिष्क से जुड़े समस्त भय कारकों पर विजय प्राप्त करता है। परंतु ये विजय सदैव लड़कर प्राप्त नहीं होती, बल्कि कई बार अपने भय का आलिंगन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि शरीर अपनी परछाई के ठीक ऊपर खड़ा हो जाए तो परछाई लोप हो जाती है, उसी तरह अपने भय से भी जितना दूर भागोगे भय उतना बड़ा होता जाएगा। भय को हारने का एक ही रास्ता है, उसे स्वीकार करना, उसका आलिंगन करना। क्या आपने इस भयावह डर का सामना सुपर कमांडो ध्रुव कर सकता है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्वग्रहण के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।